टॉपिक आपका इंडियन एग्रीकल्चर में पहला क्या हो गया था? बेसिक्स कुछ हुआ था इंडियन एग्रीकल्चर में? हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ, अच्छा इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स हुआ था, ठीक है। हेडिंग डालिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, या सिंपल एक रुकिए, हेडिंग डालिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास। छोड़ दीजिए अपना अपना करिए, कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कृषि विकास, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कुछ पॉइंटर पहले समझते हैं, फिर बताता हूं मैं आपको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। इसमें बेसिकली आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रोल लिखने होते हैं कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसका रोल क्या है। पहला आइए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जल्दी बैठिए जल्दी बैठिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में पहले आइए 5 ईयर प्लान्स को कवर करना है, होता लिखिए 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 ईयर प्लान हुई हैं, उन 5 ईयर प्लान को इसमें कवर करना होता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में कौन सी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। लिखो, सबसे पहले तो 5 ईयर प्लान जान लो क्या होता है। गवर्नमेंट जब देश आज़ाद हुआ था हम लोगों का, तो आज़ादी के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ दो तरीके के प्लान बनाए थे, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले क्या होता है, जब हम लोग 1950 में हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो दो तरीके के प्लान होते थे। एक होते थे लॉन्ग टर्म प्लान और दूसरे होते थे शॉर्ट टर्म प्लान, ठीक है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीके के प्लान होते थे। लॉन्ग टर्म जो होते थे वो कम से कम 5 साल के लिए होते थे, जो शॉर्ट टर्म होते थे वो 1 साल के लिए होते थे, ठीक है। इसीलिए इन प्लान को रोलिंग प्लान के नाम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। रोलिंग प्लान के नाम से भी इनको क्या करते थे, डिनोट करते थे। 5 साल, तो ये जो 5 ईयर के प्लान होते हैं इन्हीं को आप लोग जनरल लैंग्वेज में आप लोगों ने सुना होगा पंचवर्षीय योजनाएं, सुने हैं इस तरीके से। तो पंचवर्षीय योजनाएं, यही आपकी पंचवर्षीय योजना होती हैं, ठीक है। तो ये हर 5 साल में एग्रीकल्चर का रोल कितना बढ़ा है कितना घटा है उसको समझने की बात इसमें करनी होती है, ठीक है। तो ये आपको एक एक करके समझना होता है। तो कुछ पॉइंटर टू पॉइंटर आइए, लिखिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1950 में स्टार्ट होती है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1950 में स्टार्ट होती है। 1 अप्रैल 1951, सॉरी 1 अप्रैल 1951 1951 में स्टार्ट होती है। इसमें लिखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर, कृषि को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। हाईएस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर, कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई, कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। टारगेट रेट था 2.1%, अचीविंग रेट था 2.7%। एग्रीकल्चर का टारगेट कितना था? 2.1% का टारगेट था, लेकिन डेवलपमेंट के कारण 2.7% का हमको अचीव हुआ। तो पहला प्लान एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही साबित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्लान आइए, नेक्स्ट है सेकेंड और थर्ड एक साथ, सेकेंड और थर्ड प्लान एक साथ, सेकेंड और थर्ड प्लान एक साथ। तो इसमें 3.15% और 0.73%, 3.15 सेकेंड में है और थर्ड में 0.75% है। तो लॉजिक बात है, इसमें 0.75 बाकी तो ठीक है 2-3% का, तो इसमें इसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन है जो थर्ड था उसमें था इंडो पाक की लड़ाई हुई थी। दूसरा इसी समय हमारा इंडो चाइना लड़ाई हुई थी, भारत और चाइना की। और इसी समय भारत में सबसे खतरनाक पड़ा था सूखा। तीनों चीज एक साथ हैं, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, भारत चाइना की लड़ाई हुई है और सूखा, ये तीनों चीजें एक साथ पड़ी हैं, इसलिए उस समय हमारे यहाँ सबसे ज्यादा था। भाई टेन्योर 5-5 साल का हिसाब लगाओगे नॉर्मल तरीके से चलो तो देखो 1950 से 55, 1955 से 60, तो लॉजिक बात है नेक्स्ट 60 to 65 होगा तीसरा वाला। तो 62 की लड़ाई हमारी किसके साथ है? चाइना के साथ है। और 65 की लड़ाई किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या रहा है,
इसलिए इसका ग्रोथ रेट जो रही वो उतनी ग्रोथ रेट नहीं रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। फोर्थ एंड फिफ्थ प्लान, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लान, चौथी और पांचवी योजना। फोर्थ एंड फिफ्थ प्लान 2.5%, 3.2%, 2.5%, 3.2%। बाइक तुम लोग कहाँ लगाए हो? वहीं जहाँ लगी है मेरी, जो रखा हुआ है डिबेरिस के उधर साइड में। अरे वो गिरा हुआ जो मिट्टी उसके बगल उधर साइड ना, रोड पे। ठीक है, अगर हो सकता है नीड हो तो आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि रोड बन रही है ना वहाँ पे। देखो ना गली, तो वो रोड बनवा रहे हैं आज। ये भी नहीं बचा हुआ जो पोर्शन है ना, कल तो मैक्सिमम तो उड़ गया, ये बचा हुआ है तो वहाँ पे हटेगा, और ये जो नहीं बनी हो तो उस पर वो बनेगी, स्लैब पड़ेगी ना। नहीं नहीं, वो इसलिए लगवा रहे हैं, वो शादी है क्या, शादी है उनका, फंक्शन है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, उनकी फंक्शन है तो कह रहे सर वो गलत, मैं भी सुबह पता आप इधर लगा दो टेंट लगाने, आप गए, वो काम नहीं चाहिए ना, इसलिए मैंने इनको ही बोला था कि आप अगर दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। वो आज आज का है सारा खत्म हुआ, जो वो बन जाएगा ना, स्लैब बन जाएगी और फिर बन जाएगी खत्म, तो कल से सब आपका नॉर्मल हो जाएगा, आज आज के लिए है। ठीक है, किसी का फंक्शन है भाई तो। चलो, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, क्या था थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ हो गया। ठीक है, फिफ्थ का लिख लिए 3.2%। ठीक है, सिक्स सेवन्थ में आइए। सिक्स सेवन, सिक्स में है 2.5%, 2.5%। सेवन्थ में है 3.4%, सेवन्थ में 3.4%, 3.4%। नेक्स्ट, एट्थ में 2.5, नाइन्थ में 4.3, टेंथ में 2.4, टेंथ में 2.4। ये हमारे यहाँ के कुछ प्लान रहे। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि देखो, इंडिया हमेशा एग्रीकल्चर का जो टारगेट रेट रखी है वो कोशिश करती है कि 4% इससे प्लस हो, 4% या 4% से ज्यादा एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट हो, ये हमेशा का टारगेट है। लेकिन आप चेक कर लो, आपके प्लान में केवल एक प्लान है जिसमें 4 क्रॉस हुआ है, बाकी किसी में 4% क्रॉस नहीं हुआ। तो ये इंडिया का एग्रीकल्चर का, अगर आपसे पूछे मुख्य कारण क्या है, तो 4% की ग्रोथ रेट ना मिल पाना। तुरंत वही क्वेश्चन लिखिए, तुरंत वही क्वेश्चन आया हुआ है मेंस का। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स, ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं by them, by them the agricultural growth cannot be done, जिनके द्वारा कृषि विकास की प्रगति नहीं हो पा रही है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ कैन नॉट डन, एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ऑब्वियस बात है, उसके पीछे का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लिखेंगे, वो फैक्टर आप लिखेंगे जो मैंने बता दिया आपका, कौन सा, लोएस्ट ग्रोथ रेट, लोएस्ट ग्रोथ रेट। 4% की ग्रोथ रेट टारगेट रेट हमेशा कोशिश कीजिए 4% का टारगेट मिले, लेकिन 4% का टारगेट मिल नहीं रहा है। जब मिल नहीं रहा है तो ऑब्वियस बात है फिर आपको कुछ रीजंस होंगे क्यों नहीं मिल पा रहा होगा, इसके पीछे के लिखिए, ऑब्वियस बात है। तो सबसे पहले यहां पे हेडिंग रीजंस, क्या कारण है 4% का टारगेट ना मिलने के। तो सबसे पहले है जो उस दिन भी मैंने बताया था, आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डेटा याद है, तो आर एंड डी बिल्कुल मिनिमम होना। दूसरा लिखिए इलिटरेसी, अशिक्षा का होना। थर्ड पॉइंट, नो यूज ऑफ टेक्निकल, तकनीकी का प्रयोग ना होना, नो यूज ऑफ टेक्निक्स, टेक्निक का प्रयोग ना होना। फोर्थ पॉइंट, लीस्ट इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा कम से कम विनिमय, विनिवेश, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, लीस्ट रोल इन जीडीपी, जीडीपी में कम से कम का रोल होना। नेक्स्ट, जीडीपी। नेक्स्ट, गरीबी, पॉवर्टी, पॉवर्टी फैक्टर काम करेगा ही करेगा आपको। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, लोगों की इच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोगों की इच्छा का ना होना, इंटरेस्ट ना होना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स रोल, सरकार का प्रयास, सरकारी प्रयास।
सरकार का प्रयास ना होना। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है लेकिन गवर्नमेंट भी कर नहीं पा रही चीजों को लेकर के, तो वो भी एक रीजन है यहाँ पे, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आइए। एग्रीकल्चर हेडिंग क्या डाले हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था ना, ठीक है। नेक्स्ट आइए एग्रीकल्चरल ट्रेड। एग्रीकल्चर ट्रेड कृषि व्यापार, एग्रीकल्चर ट्रेड कृषि व्यापार। तो व्यापार का डेटा आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए कि कितना हमारे यहाँ से सामान जाता है और कितना सामान आता है। एग्रीकल्चर ट्रेड, लिखिए सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में लिखिए इन एग्रीकल्चरल ट्रेड, कृषि व्यापार में 2017-18, 2017-18, 2017-18 में 2017-18, 2017-18 डैश 5.2%, 5.2%। 2017-24 में 2023-24 में 8.3%, 8.3%। नेक्स्ट लेटेस्ट 2024-25, 2024-25 24-25 12.3%, 12.3%। 24-25 में एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, याद रखिए एक्सपोर्ट हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट बढ़ना मैंने उस दिन बताया क्या होता है, डेवलपमेंट की निशानी है। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट हमारा होता जाएगा उतना बेनिफिट है। इंपोर्ट हमें मिनिमम करना होगा। तो नेक्स्ट डेट अच्छा लिखिए टॉप थ्री, टॉप थ्री गुड्स, टॉप थ्री गुड्स कौन सी तीन ऐसे सामान है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर में। पहला है सी प्रोडक्ट, समुद्री उत्पाद। दूसरा है स्पाइसेस, मसाले। थर्ड है फ्रूट्स वेजिटेबल, फल और सब्जी। फ्रूट्स और वेजिटेबल, फल और सब्जी, ये सब है टॉप थ्री प्रोडक्ट। ये टॉप थ्री प्रोडक्ट। एजेंसी का नाम, जो नोडल आपकी एजेंसी होती है उसका नाम है एक्सपोर्ट के लिए भारत में एग्रीकल्चर के लिए एपेडा। ध्यान से, एपेडा नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी, ठीक है। चलो एपेडा 2001-2 में बनाई गई थी, 2001-2 में बनाई गई थी। तुरंत यहीं पे हेडिंग डाल दीजिए एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग जोन। वो आपको लिस्ट बनानी है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन, कृषि निर्यात केंद्र करके आपको मिलते हैं। एग्रीकल्चर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग जोन, कृषि संवर्धन केंद्र, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग जोन 8 है टोटल। इन 8 की लिस्ट आपको बनाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन का मतलब होता है ये किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, चावल के लिए, दाल के लिए, ऐसे करके होते हैं। तो टोटल 8 है भारत में, ठीक है। खास करके अगर कोई है यूपी में, सब्जी के लिए, अदरक के लिए, हल्दी के लिए, प्याज के लिए, आम के लिए, मसालों के लिए और चावल के लिए, ये सब है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तुरंत स्पेस छोड़ दीजिए 8 पॉइंट के लिए। नेक्स्ट आइए एग्रीकल्चरल इंपोर्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इंपोर्ट, आयात। एग्रीकल्चरल इंपोर्ट, आयात। आयात की बात करते हैं तो टोटल 2016-17 में 6.3%, 2016-17 में टू कितना 6.3%, और अभी 4.9%, 23-24 4.9%। तो हम ग्रोथ में हैं,
मैंने बताया एक्सपोर्ट बढ़े इंपोर्ट घटे, सही जा रहे हो आप, ठीक है। चल क्या 23-24 कितना था भाई, 4.9%। तो 6 से 4 हम इंपोर्ट हुए, अच्छी बात है, और 4 से 12 पहुंच गए एक्सपोर्ट, बेहतर है, समझ रहे हो। हम मैक्सिमम सामान अपना बेचें और दुनिया का मिनिमम सामान मंगाएं, सबसे बढ़िया ट्रेड होता है। यही दिक्कतें होती है दुनिया भर में। हमारी जो सोच है यही सोच पूरी दुनिया की भी तो होगी, वर्ल्ड भी तो यही सोचेगा, सही है। अब वो अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेचे, तो सारा जो चीज देखो सिंपल है, यहाँ पे दो कंट्री हैं, एक एक्स एक वाई, तो एक्स होता है इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो लॉजिक है ये चाहेगा 100% माल अपना बेचे, इससे 0% करे, सेम। ये एरो का मतलब समझ गए, समझ में आई कुछ चीजों को लेकर के। तो अगर एरो को वाइस वर्सा कर लोगे तो उल्टा हो जाएगा एरो की, नहीं समझ गए, इसलिए ध्यान दो। हर देश चाह रहा है 100%, ये वाई चाहे 100% बेच दे, रिवर्स कर दो, तो सिंपल। अब सीधी बात है, हर देश अपना 100% बेचना चाह रहा और तुम्हारा दूसरे का कुछ खरीदना नहीं चाह रहा, फिर तो माल बिकेगा ही नहीं किसी का। सही बात है भाई, तुम अगर किसी कंपनी का माल खरीद रहे हो या किसी चीज को बेच रहे हो, ऑब्वियस है, तो उस कंपनी जैसी और भी कंपनी या तो अवेलेबल हो। इस चीज को रोकने के लिए, ये बहुत झगड़े वाली बात है ना, इसको रोकने के लिए वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है, WTO। इसका यही काम होता है कि दुनिया भर में जो ट्रेड को लेकर के डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, डिस्कशन हो रहा है, वो सारे झगड़े डिस्प्यूट्स को मिनिमम करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक हो गया। तो WTO के अंदर कुछ एक्ट होते हैं, ठीक है। उस एक्ट के थ्रू अगर आप WTO में साइनिंग मेंबर हैं, भारत WTO का साइनिंग में 95 में इंडिया ने साइन किया था WTO में, तो भारत WTO मतलब WTO के जो नॉर्म्स होंगे उस नॉर्म्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो इसमें अमेरिका WTO का मेंबर था, उसने 2005-6 में रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया, रीजन समझ रहे हो, क्योंकि आपको रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, और रूल्स के हिसाब से फिर आपको अपना 10 का माल बेच रहे हो तो सामने वाले का 8 का माल तो खरीदना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी आप 10 का बेच के उसका 1 का खरीद रहे हो तो गड़बड़ है ना। तो इस चीज को WTO रोक रहा था, तो अमेरिका को थोड़ा जानते हो चीजों को, हम जा रहे हैं बाहर, तो WTO ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चले आइए। तो इस समय मेन इश्यू है, इसीलिए जब WTO की मीटिंग होती है, मैंने उस दिन वर्ड यूज किया था दोहा राउंड, अगर याद है आपको, तो दोहा राउंड की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ रहे हैं मेंस के लिए, बहुत ध्यान से। दोहा राउंड की जो मीटिंग होती है, दोहा एक जगह है कतर में, यहां पे हर साल WTO की जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में ना बास्केट को लेकर के झगड़ा होता है। ये बास्केट का मतलब होता है अलग अलग है, कलर की बास्केट होती है, इकॉनमी में पढ़ोगे, रेड बास्केट, ग्रीन बास्केट और ब्लू बास्केट ऐसे करके होती है। तो इस बास्केट में ना कुछ सामान है, समझ रहे हो, इस तरीके से कुछ कुछ सामान है। तो इसमें से जो ब्लू बास्केट है इसको लेकर के सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो सामान आता है वो किसका आता है, एग्रीकल्चर का सामान आता है। तो एग्रीकल्चर का मैंने बताया था उस दिन भी, कल भी, तो लास्ट लेक्चर में याद है सब्सिडी का झंडा, याद है कुछ, सब्सिडी वाली झंझट थी, अरे वो अमेरिका इतने रुपए सब्सिडी देता, भारत 1 रुपए सब्सिडी देता था, याद ही कहानी, वो झगड़ा वाला ब्लू बास्केट में आता है। तो बहुत झगड़ा इस चीज को लेकर के अमेरिका करता है। इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये चारों एक साथ खड़े रहते हैं, और अमेरिका जो होता है वो इस चीज को लेकर के, इस मेन झगड़ा इसी पे होता है चीजों को लेकर के, ठीक है। खैर नेक्स्ट आइए, तो आप समझोगे धीरे धीरे करके। इंपोर्ट हो गया, नेक्स्ट आइए कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का क्या सीन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी, तो पूंजी निर्माण में 2-3 चीजें। सबसे पहले तो GVA, पूंजी निर्माण में 2-3 चीजें समझिए। पहली चीज होती है GVA, GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, GVA। सकल मूल्यवर्धन बोलते हैं, सकल मूल्यवर्धन, GVA 17.7%। GVA कितना है, 17.7% है। जहां पे भी डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिएगा, 17.7% GVA है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब होता है एग्रीकल्चर का जो सामान है वो आज इतने रुपए का है और इतने साल बाद इतने रुपए का हुआ, तो वो वैल्यू में ऐड हुई चीजों को लेकर के, तो लगभग आपका इतना वैल्यूएशन होता है, डैश करके लिखो 10 ईयर। 10 साल में आपके सामान के जो रेट हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, वो लगभग 17% बढ़े हैं। रॉ प्रोडक्ट की बात हो रही है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। रॉ प्रोडक्ट समझते हो, रॉ प्रोडक्ट का मतलब होता है कच्चा धान, कच्चा गेहूं। आपके पास जो रेट आते हैं वो रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेट कौन से होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, खालकर कहां, होलसेल में। होलसेल में जो रेट मिलता है और आप तक जो रिटेल का रेट पहुंचता है उसमें डिफरेंस देखिए,
कितना महंगा पड़ता है? तो आपके रेट में, हमारे समय तो 10 साल के अंदर तो डबल से ट्रिपल हो जाता रेट। भाई सीधी बात, आज से 10 साल पहले आलू क्या रेट था और आज आलू क्या रेट है, डिफरेंस समझ रहे हो भाई? आलू क्या इस समय क्या 30-32 रुपए चल रहा है शायद आलू। आलू नॉर्मली जब सीजन आता तो अभी कितना मिल रहा था? 10 के 100 के 5 किलो मिल रहे थे, 6 किलो 7 किलो दे रहा था। तो 100 के 6 किलो मतलब लगभग 15-20-16 रुपए की हुआ। आलू एक जमाना ऐसा था जब 1.5-1.5 रुपए किलो भी बिकते थे, 2 रुपए किलो। आप लोग जानते हो तो अच्छी बात नहीं, 1.5 रुपए 2 किलो 2 रुपए किलो भी आलू बिकते थे। तो सोचो 1.5-2 रुपए किलो से आज 30 रुपए पहुंचा हुआ है। ये रिटेल के रेट है। होलसेल में आलू 30 रुपए का नहीं है, होलसेल में अभी भी सस्ते हैं। तो होलसेल के प्राइस में जीवीए को ऐड किया जाता है। ये जीवीए का बढ़ना, याद रखिए, जीवीए का बढ़ना अच्छा साइन है कि बुरा साइन है, क्या लगता? ग्रॉस वैल्यू एडिशन का इंक्रीज होना, इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर और नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर? रेट बढ़ने में बुराई, ये क्योंकि सीधी बात है, जब रॉ मटेरियल पे कॉस्टिंग की बात की जाएगी तो ये सीधे किसकी जेब में जाएगा? फार्मर की जेब में जा रहा है, किसान आदमी की जेब में पैसा पूरा। तो इसलिए जो मंडी में रेट होते हैं वो फार्मर की जेब में ही तो जाते हैं। तो इसलिए ये इनका बढ़ना हमेशा अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेटिंग डालिए। जीबीए में एक यही क्वेश्चन आया हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर में कितने सेक्टर्स हैं ग्रोथ के लिए, फिर आगे के करके पढ़ेंगे। चलिए, पहला है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की प्रोडक्शन है 26.3%। 26.3% एनिमल हस्बेंड्री में। 26 पॉइंट क्या 26.6%, ठीक। नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, अच्छा जी समझ, ऐसे करके समझो, ये हिस्सा हो गया तुम्हारा किसका? एनिमल हस्बेंड्री का। अब एनिमल हस्बेंड्री अपने आप में 100% होगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो एनिमल हस्बेंड्री का 69% हिस्सा है मिल्क में। ये मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? बाकी किस में होगा? मीट इंडस्ट्री में, सीधी बात है। तो बचा आपका 31% किस में गया? मीट में। ये ध्यान रखना, 31% आपका गया मीट इंडस्ट्री में और वो आपका 69% गया मिल्क में, एनिमल में। ठीक है, ठीक है। दूसरा सेक्टर होता है, वो है आपका फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर सेक्टर में कुल मिलाकर के 28% के आसपास का फर्टिलाइजर सेक्टर होता है। 28% फर्टिलाइजर होता है। टोटल सरकार कितना परसेंटेज खर्च करी है उस हिसाब से डेटा आपके मिल रहा है, 28% के आसपास का होता है। ठीक है, ठीक है। इस 28% में हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर होती है वो 3 तरीके के फर्टिलाइजर काम करती है। पहली होती एन, फिर होती पी, तीसरी होती के। ये है आपकी नाइट्रोजन, नोट करते चलिए, नाइट्रोजन। ये है आपकी फॉस्फेट, फॉस्फेट। और ये है आपकी पोटास। सिंपल भाषा में कई जगहों पे आपको पोटेशियम में लिखी मिलेगी, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास। ठीक है, इसमें अगर गवर्नमेंट के खर्चे की बात की जाए तो करीब 83% इसमें खर्च कर रही है, 17% इसमें खर्च कर रही है और 0.1% इसमें खर्च कर रही है। ध्यान से, गवर्नमेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इतना खर्चा कर रही है इस डेटा के हिसाब से। इसका क्यों खर्च कर रही है? क्योंकि ये याद रखिए 100% इंपोर्ट, 100% इंपोर्ट, यानी हमारे यहाँ जो पोटास वाला होता है वो पोटास 100% कहाँ से आता है? बाहर से आता है, विदेश से मंगाया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ की जितनी भी फर्टिलाइजर होती है उसमें एन और पी का ही खाली रोल होता है, उसका रोल नहीं होता है। समझ गए बात को? नोट कर लीजिए इसको, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास। नेक्स्ट आपका सेक्टर होता है, वो सेक्टर है करीब 32% का। ये सेक्टर कहलाता है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर समझते हैं? हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है? हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले आएंगे आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस और ध्यान रखना कोकोनट ऐड किया गया है। ये 5 चीजें होती हैं फटाफट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कोकोनट, स्पाइसेस और फ्लावर। ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। बागानी फसलें करके बोलते हैं, बागानी फसलें करके। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास, ठीक है।
चलिए, स्पीड तेज तो नहीं है ना, ठीक है ना स्पीड। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फर्टिलाइजर्स। एसी चला दे क्या, थोड़ी गर्मी है क्योंकि मौसम देख रहे हो। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो ठीक हो गया। देखो मैंने बताया बीच में रिसाइकिल हो रहा था, मेरा ठीक हो गया भाई, तो मेरे को टेंशन नहीं है, मैं तो एसी में बैठ जाऊंगा, आप लोग देख लो। एसी चलाने नीड है, आवश्यकता है एसी की। पीछे गर्मी लग रही है, आगे तो ठीक है, पीछे गर्मी तो नहीं लग रही। तुम लोग एक तो हाँ ना कुछ नहीं करते हो यार। घर में घर वाले सवाल वाले पूछते हैं तुम लोगों से कभी, तो कुछ जवाब आप देते हो। कुछ आवाज आई है क्या, आई है इसमें, उसमें स्टेबलाइजर में, रहने दो भैया, एसी नहीं चाहिए, कोई नहीं, ठीक है मौसम। चलो आवाज आई पता चले, रहने दो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। फर्टिलाइजर सबने देखी है, आप लोगों ने फर्टिलाइजर देखा है। यूरिया तो सबने देखी है, व्हाइट कलर की छोटे छोटे दाने होते हैं ना चीजों को लेकर के, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स के बारे में दो तीन चीजें फटाफट। नंबर एक, थर्ड इन प्रोडक्शन, थर्ड इन प्रोडक्शन, उत्पादन में तीसरे नंबर पर है, उत्पादन में थर्ड नंबर पर है, कंजम्पशन में सेकंड नंबर पर। तीसरे नंबर में हमसे आगे है यूएसए, प्रोडक्शन में सबसे पहले यूएसए है, दूसरे पे चाइना है प्रोडक्शन में, ठीक है ध्यान से। प्रोडक्शन में कंजम्पशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन में सबसे ऊपर है चाइना और दूसरे पे है भारत। ये फाइनल डेटा है, ध्यान से। यूएसए चाइना, चाइना इंडिया दूसरे नंबर पर यूज में, ठीक है। खपत में आपको बता दूं तो खपत में लिखिए 28.79 मिलियन टन 2018-19 में 29.83 मिलियन टन, ये हमारा कंजम्पशन रहा है, ध्यान से। उर्वरक का जो कंजम्पशन रहा है, फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन इतना रहा है 2000, हाँ ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, एनपीके वाला सीन क्या था, ध्यान से। इंडियन लैंड, देखो आप इकोनॉमी कवर नहीं कर रहे हो, भूल मत जाना, आप अभी ज्योग्राफी चल रही है। इंडियन लैंड में जो परसेंटेज चलती है वो एन पी और के, इसका जो रेशियो होता चाहिए दैट शुड बी 4:3:2, मोटा मोटी है इतना 7.2:4.3:1, ध्यान से। इट शुड बी और इट इज है, फर्क समझो। क्यों है उसके पीछे मैंने बताया, क्योंकि ये वाला जो चीज है, ये चीज क्या होती है 100% इंपोर्ट होती है। तो जो चीज इंपोर्ट होती है उसको क्या किया गया है, जीरो कर, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया गया, क्योंकि जो इंपोर्ट होगी महंगी पड़ेगी ना, इसलिए। अब इसमें नुकसान सबसे बड़ा किसका होगा, नुकसान सबसे बड़ा होगा भारत की जमीन में, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी क्रॉप जो क्या बेस्ड होगी, के बेस्ड, यानी जिसमें पोटेशियम चाहिए होगा, वो वाली क्रॉप भारत में नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए भारत की फसलों में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पोटास की कमी होती है, हमेशा याद रखें। इंडियन क्रॉप में हमेशा आपको अगर किसी चीज की कमी होगी तो वो पोटेशियम होता है, ठीक है। इस चीज को तुरंत नोट कर लीजिए। दैट्स वाई, नोट करते चल लो डेटा। दैट्स वाई इन इंडिया, इसी कारण से भारत में, भारत में एवरी क्रॉप हैज लीस्ट परसेंटेज ऑफ, एवरी क्रॉप हैज लीस्ट परसेंटेज ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की मिनिमम मात्रा हर क्रॉप में होती है, मिनिमम मात्रा हर क्रॉप में होती है, ठीक है। अब इसमें लिखो एवरेज कंजम्पशन, हेडिंग डालो, औसत खपत, एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन कितनी कितनी होती है, एवरेज कंजम्पशन ध्यान से 2000, एवरेज का मतलब इंडिया में ओवरऑल कितनी होती है, ध्यान से। एवरेज कंजम्पशन की बात करेंगे तो एवरेज भारत में 97.1 केजी पर हेक्टेयर, ये इंडिया की एवरेज कंजम्पशन है। इसमें हाईएस्ट कंजम्पशन की बात कर लें अगर हम लोग, सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहां होती है, तो 193 केजी पर हेक्टेयर, ये आपका पंजाब और हरियाणा। ये आपका रीजन है
जिस रीजन के कारण सबसे ज्यादा जो क्रॉप होती है वो कहाँ होती है, आपने देखा है पंजाब और हरियाणा में फसलें सबसे ज्यादा होती हैं। तो क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा, बट ये अच्छी चीज नहीं है। आपने वो कहानी सुनी है सोने की मुर्गी सोने के अंडा वाली? सोने के अंडे वाली याद है? रोज अगर एक एक अंडा आप खाएंगे सोने वाला मिलेगा आपको, तो आप उसको बेच के सही रहेगा, लेकिन आपने सोचा काट के सारा निकाल लें। पंजाब हरियाणा के किसान लोगों की थोड़ी सी सोच ऐसी ही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो क्रॉप है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसीलिए आप प्रेजेंट टाइम में पंजाब हरियाणा के हर घर में आपको पजेरो मिल जाएगी, नहीं तो फॉर्च्यूनर मिल जाएगी। देखिए हर हर घर में वहाँ खड़ी है। उसके पीछे का रीजन ये है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं, जमीन की फर्टिलिटी की भी तो एक लिमिट होगी। आज सही है, आज से 20 साल बाद थोड़ी ऐसा होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सिंपल रीजन होता है। इसीलिए पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये कंजम्पशन। दूसरी चीज, पंजाब में मैंने आपको उस दिन भी डेटा दिया था, पंजाब भारत का सबसे ज्यादा इरिगेटेड स्टेट है। इरिगेटेड समझते हो? सिंचित। संचित क्यों है, उसके पीछे का क्या रीजन था? उसके पीछे का रीजन था इंडस, याद है? इंडस के साथ 5 नदियां और थी ना। तो ये नदियों के कारण वहां पे अब सोचो पानी ठीक ठाक अमाउंट में है, इवन सफिशिएंट है, और साथ में उर्वरक भी है सफिशिएंट, तो फसल तो आपकी बहुत अच्छी होगी। बट ये अच्छी चीज इसलिए नहीं है क्योंकि जो इंडस, समझो क्या है, ये है जमीन, इसके ऊपर तुमने क्या डाला, फर्टिलाइजर डाला। फर्टिलाइजर याद रखिए हमेशा नेचर वाइज कैसा होता है, सॉल्ट। तो फर्टिलाइजर जब होगा, आप सोचो क्या होगा, ये जमीन है, अब इसके ऊपर पानी आया, तो जो पानी होगा, ध्यान से समझना, ये जो पानी होगा ये अपने साथ इस फर्टिलाइजर को सॉल्युबल करेगा, घोलेगा। घोलने के बाद जब पानी सूखेगा, तो सूखने के बाद ये जो जमीन के ऊपर क्या लगता है, एक व्हाइट कलर की लेयर नहीं जम जाएगी? कौन सी व्हाइट लेयर है, समझ गया, फर्टिलाइजर वाली। तो वो व्हाइट लेयर होगी। अब क्या होगा समझो, अब होती है रेन। अगर यहां बारिश होगी, तो बारिश होकर के ये जो नमक जमा होगा ये क्या नीचे जाएगा, भाई पानी के साथ जमीन के नीचे नीचे जाएगा कि नहीं आएगा, रिस्क करके। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। में भी सुने हो, ज्योग्राफी में होता है। क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस, ठीक है, निछालन। ये लीचिंग प्रक्रिया होगी तो जो नमकीन पानी होगा वो जमीन के नीचे जाएगा। इसका मतलब पंजाब की जो पूरी बेल्ट है वो धीरे धीरे खारी होती जा रही है, सॉल्टी नेचर में पता नहीं चल रहा, क्योंकि अभी सफिशिएंट क्या है, ये इंडस वाला। लेकिन आने वाले समय में ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जब आप क्या करेंगे, कुछ वहां पे अरे वही पंप लगाएंगे या कुछ लगाएंगे, तो जो नीचे से पानी खींचेगा वो कैसा खींचेगा, नमकीन पानी खींचेगा। और नमकीन पानी जब आपके सोचो, अगर इस पूरे इलाके में, ये पूरा पंजाब में कैसा पानी आ गया, सॉल्टी वाटर आ गया, और ये आपके खेत है, तो कल को अगर आपने ट्यूबवेल लगाया तो पानी तो यहीं से आएगा, और यहां से खींचेगा और ये पानी डालेगा कैसा पानी, सॉल्टी। मतलब पूरा जो पोर्शन आपका पंजाब का वो वाला था एग्रीकल्चर वाला, सारा खत्म। रीजन समझ रहे हो? ये सबसे बहुत खतरनाक है इस चीज को लेकर के। बट गवर्नमेंट को ये बात पता है, बट वही गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, फसल अच्छी हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा। बट आने वाले नहीं, जैसा डेटा बताया गया कि 2038 2038 में पंजाब की सिचुएशन एज अ झारखंड होने जा रही है। झारखंड इंडिया का सबसे ज्यादा बैरन स्टेट है, बंजर है, क्योंकि वहां जमीन में क्या है, मिनरल्स हैं, खेती नहीं होती ना वहां पे। तो मिनरल्स अवेलेबल हो तो हो, लेकिन खेती नहीं होगी। तो सेम कहानी पंजाब आपका 2038 में बनने जा रहा है, ठीक है भैया। तो थोड़ा सा इसीलिए गवर्नमेंट धीरे धीरे किस पे फोकस कर रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सुने हो सब लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो जो ऐड नहीं आता ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला, ठीक है। चलो अब तुरंत आओ डेटा, हाईएस्ट कंजम्पशन, ध्यान रखना, ये हाईएस्ट कंजम्पशन का मतलब टोटल कंजम्पशन की बात कर रहा हूं मैं। और ये प्रोडक्टिविटी वाली बात हो गई ना, याद है मैंने प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस बताया था। हाँ, तो ये हाईएस्ट कंजम्पशन में सबसे ज्यादा है यूपी। ये डेटा लिखिए, फाइनल डेटा, हाईएस्ट कंजम्पशन में यूपी महाराष्ट्र, टॉप 2 स्टेट सर्वाधिक उपभोग में यूपी और महाराष्ट्र। मिनिमम कंजम्पशन में नागालैंड असम, मिनिमम कंजम्पशन में नागालैंड असम, नागालैंड असम, ठीक है। गवर्नमेंट का लिखो तुरंत, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सरकार के प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, सरकार के प्रोजेक्ट्स। सरकार के प्रोजेक्ट में पहला है NPMSF, गवर्नमेंट का पहला प्रोजेक्ट NPMSF, ये गवर्नमेंट का पहला प्लान। नेशनल प्लान फॉर मैनेजमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, नेशनल प्लान
फॉर मैनेजमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, NPMF, ठीक है। दूसरा है STL, नेक्स्ट है STL। STL होता है सॉइल टेस्टिंग लैब, सॉइल टेस्टिंग लैब STL। 10:30 पे बोले ना ये लोग मुझे, STL, ठीक है। थर्ड है रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म उर्वरकों का रोल, रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म उर्वरकों का प्रयोग, रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म उर्वरकों का प्रयोग। डैश करके लिखो बोरॉन और जिंक, माइक्रोन्यूट्रिएंट में बोरॉन और जिंक मेन होते हैं, बोरॉन और जिंक ये आपके मेन होंगे। नेक्स्ट वही ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? एनिमल वेट से बनते हैं या फिर ह्यूमन वेट से बनते हैं? सीधी बात भाई, सीधी बात है। काउ डंग वगैरह के गोबर वोबर नहीं डालते थे किसान उस गाँव में, ठीक है। तो वो ठीक है, तो वो आपके थोड़े महंगे होते हैं। क्यों? ऑर्गेनिक वाला सामान और उसमें सामान में डिफरेंस देखिए रेट में, क्यों डिफरेंस महंगा है? ये प्रोडक्शन कम होता है, सीधी बात है। और अवेलेबिलिटी भी कम है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरी चीज क्या होती है कि ह्यूमन के थ्रू है ये अभी तक, क्योंकि इसके लिए बड़ी देखो सस्ती कोई चीज होगी जो बल्क में बनेगी, बल्क में जो चीज बनेगी वो मशीन के थ्रू बनेगी, इंसान तो बल्क में नहीं बना पाएंगे। भाई चाइना का फोन सबसे सस्ता आपको, आपके हर किसी की जेब में चाइना का फोन, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि चाइना का जो प्रोडक्शन है तगड़ा प्रोडक्शन है। तो जब उस लेवल पे प्रोडक्शन होगा तो चाइना का सामान, फिर अभी दिवाली आ रही है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप घुमा फिरा के चाइना का माल उठा ही लाएंगे। देखे पटाखे, पटाखे के अंदर वो से अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर चाइना का मिली। आपके क्या रोक लो, लाइट तो लगाओगे, चाइनीज लाइट है, समझो बात को। नहीं तो वो खरीदोगे पटाखे क्रैकर्स, वो आपको चाइना के मिलेंगे 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 घूम फिर के। तो हाँ ऑब्वियस है, तो उसके पीछे का रीजन आप समझ रहे हैं, तो उसके पीछे कंट्रोल गवर्नमेंट चाह रही है करना, मोदी जी भले कह रहे हैं चीजों को, बट आपको अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। भाई प्रोडक्शन, आप समझो बात, सरकार ने बोला कि आप स्वदेशी अपनाओ, बहुत अच्छी बात है। मैं गया दुकान, मेरे को मोबाइल आज खरीदना है, और मैं गया दुकान, मैंने कहा मोबाइल दिखाओ, उसने दिखाया, मैंने बोला स्वदेशी मोबाइल दिखाओ। अब स्वदेशी मोबाइल में क्या दिखाए वो, प्रैक्टिकल बात हुई? तो पॉइंट क्या हुआ, याद रखिए, स्वदेशी में मोदी जी कह रहे हैं अच्छी बात है, बट सबसे पहले इंडिया में क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो आप खरीद पाओगे। आप कोई भी चीज स्वदेशी लेने चले, भाई आपको नहीं पसंद है कोई भी बाहर का सामान, आप जाओ दुकान पे, उसको बोलो भैया इंडिया वाला सामान दो, आप 90% केसेस में आपको सामान नहीं मिलेगा इंडिया का। तो प्रॉब्लम समझ रहे हो, थोड़ी सी दिक्कत है, तो बट ठीक है। आजकल वो बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप की जगह क्या चल रहा है, ग्रोथ हो, क्या नाम है, अरेटो वरेटो क्या करके ऐसा कुछ है ना। अरे खतरनाक डाउनलोड हुआ भैया, 55,000 करोड़ रुपए कमा चुका वो, जिसका मालिक है, समझ रहे हैं, तुरंत ही मार्केट में आते ही फैल गया। हाँ जोहो वाला, माइक्रोसॉफ्ट वाला। अभी ठीक है, देखिए करना चाहिए बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाना भी चाहिए, अच्छी चीज है, इसको करना भी चाहिए आपको, बट एकदम से स्विच मत करिए, क्योंकि एकदम से स्विच करने में प्रॉब्लम क्या पता, अचानक से वो ना, इतना ट्रैफिक झेलने की आदत नहीं है इन चीजों की, एकदम से इतना ट्रैफिक पहुंचेगा, दिक्कत हो जाएगी सर्वर की, और अगर कहीं कुछ इंपॉर्टेंट काम आपका हो रहा है तो समस्या हो सकती है। तो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो रिस्पॉन्ड तो करना ही चाहिए, हमें भी करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को कहते हैं ना थोड़ा बहुत जरूरी है चीजें। क्योंकि देखो अमेरिका की जितनी भी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, उसके जो सबसे बड़े क्लाइंट वो इंडियन ही है। भाई दुनिया भर में कोई भी चीज बनती है वो इंडिया को ध्यान में रख के बनती है, क्योंकि सीधी बात है 150 करोड़ यही है। बात को समझिए, प्रॉब्लम क्या है, वो इसीलिए नहीं है ना रीजन। तो भाई इंडिया का माइंड जो बोला जाता है, वो लोग कहते हैं अमेरिका चला रहे, इंडिया के डेंटिस्ट अमेरिका में मतलब भर भर के हैं, डॉक्टर्स इंडस्ट्री हो गई, आईटी हो गई, ये सब कौन, इंडियन भरे हुए हैं। तो अगर यही लोग काम नहीं करेंगे, घूम फिर के इंडिया आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट समस्या क्या है, फिर वो इंडिया तब आएंगे जब उनको अमेरिका से बेहतर चीजें मिलेंगी यहाँ। सी भाई आदमी घूम फिर के अमेरिका में रह रहा है, अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि आपको इतने पैसे देने, वो जुगाड़ उगाड़ करके दे देगा। लेकिन कम से कम इंडिया वापस आकर के आपको वापस से गुड़गांव में रहना है फ्लाइट लेके, और हाल देखे हो, अभी बस वेट करो, 2-4 दिनों के अंदर शुरू हो रहा है पराली वाला। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कर दिया, 1 लाख रुपए पेनल्टी लगाया ना, किसानों के ऊपर 1 लाख रुपए पेनल्टी लगेगी। पता नहीं परसों नरसों की सुप्रीम कोर्ट का आ गया डिसीजन कि किसान लोग जो होंगे उनका, बताओ, किसान आदमी से 1 लाख रुपए वसूलेंगे, सरकार की गलती नहीं है, किसानों से वसूला जाएगा।
किसान कह रहा है मेरी पराली जो है उस पराली को आप उठा लो। सबसे बस खेल सारा क्या है पता है इस सिचुएशन में, खाली है वो जो वेस्ट है, किसान कह रहा हम उठाएंगे नहीं उसे, आपको चाहिए आप यहां से उठवा करके कहीं पे फेंकवा दो, हमें दिक्कत, हमें नहीं चाहिए नहीं वो चीजों को लेकर के। सरकार कह रही हम नहीं उठवाएं, क्योंकि सारा खेल उठवाने में ट्रांसपोर्ट बहुत, आपको पता है भूसा कितना वेट लेता है, तो सबसे बड़ी बात एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, स्पेस ज्यादा ले रहा है, और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सबसे ज्यादा कॉस्टिंग पड़ेगी, तो वो कॉस्टिंग बियर कौन करे, सबसे बड़ा खेल इसका है। किसान आदमी कह रहा हम नहीं करेंगे, सरकार कह रही हम नहीं करेंगे, खेल समझ रहे हो सारा, जबकि सरकार को इसमें कर लेना चाहिए बियर। भाई कितना खर्चा यहाँ फालतू की चीजों में 10-20 हजार करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, वहां 100-200 करोड़ रुपए में उठवा लो सामान सारा, कम से कम जो झंझट। इसमें दिक्कत क्या पता है, इसमें क्या है कि बीजेपी के जो नेता है उनके बच्चे भी सांस ले रहे हैं इसी में पराली में, और नॉर्मल लोग ले ही रहे हैं सांस। अभी तक क्या होता था कि पंजाब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, तो पंजाब वालों को गाली देते थे कि पंजाब से धुआं हो रहा, धुआं हो रहा। अब सरकार किसकी बन गई, आम आदमी पार्टी की पंजाब में, तो अब हरियाणा से धुआं हो रहा, पंजाब से धुआं बंद हो गया, समझ गए आपको, सरकार बनते ही धुआं निकलना बंद हो गया पंजाब से। क्यों अभी कल को हरियाणा में भी सरकार बन जाए, बस अभी कल को आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब से खत्म है, पराली खत्म है भारत में, वो जो है धुआं देखेंगे आप वो ऐसे ही है, बस आपकी इमेजिनरी, वो प्रैक्टिकली नहीं है धुआं, क्योंकि क्योंकि सरकार किसकी है, बीजेपी की है। प्रॉब्लम समझ रहे हैं समस्या यहाँ चीजों को लेकर के थोड़ा सा है दिक्कतें, बट चलो कोई नहीं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिखिए नेक्स्ट आइए, कृषि संगणना रिपोर्ट आपको कवर करनी है, लिखिए एग्रीकल्चरल सेंसस रिपोर्ट, एग्रीकल्चरल सेंसस रिपोर्ट, कृषि संगणना रिपोर्ट, एग्रीकल्चरल सेंसस रिपोर्ट पूरी कवर कीजिए। 2024 की रिपोर्ट आ रखी है, इस रिपोर्ट का ड्राफ्ट आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, पूरा ड्राफ्ट है 20-25 पेज का, प्रिंट आउट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको कोशिश, उसमें क्या मिलता है, इंडिया का सबसे ज्यादा इरिगेटेड स्टेट कौन सा है, सबसे ज्यादा सूखा स्टेट कौन सा है, चावल में कौन है, समझ रहे हो, वो डेटा जो आता है दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर का डेटा दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एफएओ। ये दुनिया का एग्रीकल्चर सेंसस देता है, बट दैट इज फॉर सिविल, आईएएस से पूछते हैं, यूपीएससी यूपीपीसी से नहीं पूछते हैं। अगर आपको पीसीएस देना है तो उसके लिए फिर आपको कवर करना पड़ेगा जो इंडिया की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ये सेंसस निकालती है, एग्रीकल्चर सेंसस जो आपको मैंने वर्ड दिया, ठीक है। तो एफएओ का अभी लेटेस्ट डेटा नहीं आया, 2023 में आया था, 3-3 साल में आता है, तो 2026 में आएगा, तो जब 26 में आएगा तो 23 वाले डेटा आपको फॉलो करना है, ठीक है, सिविल के लिए। पीसीएस में 24 में आ चुका है, तो भी सीधी बात है आपको इसको कवर करना पड़ेगा भाई। तो ये एग्रीकल्चर रिपोर्ट है, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आइए लैंड होल्डिंग्स, हेडिंग डालिए लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स को बोलते हैं कृषि जोत, सिंपल भाषा में जमीन। इंडिया में लैंड होल्डिंग्स का क्या हिसाब किताब है वो समझ लीजिए थोड़ा सा, अभी तक बेसिक चल रहा है, फिर आपको एग्रीकल्चर टॉपिक वाइज चलेंगे। लैंड होल्डिंग्स में आइए, देयर आर 4 टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, 4 तरीके की जो आप लोगों के गांव में जमीनें हैं, सबके गांव में होंगी, कितनी कितनी है ये कोई नहीं बताएगा, पता है आपको अपनी जमीनें हैं, सबको पता है, अच्छा किस यूनिट में है, बीघा में होंगी, गांव में बीघा चलता है, लट्ठा चलता है, हमारे यहाँ थोड़ा अलग अलग चलते हैं, आप लोगों के यहाँ बीघा चलता होगा, 10-20-50 बीघा 100 बीघा अलग अलग होती है जिसकी जैसी होगी, ठीक है ठीक है। तो वो जो बीघा होता है ना उसी को हम लोग, ये जमीन है, ठीक है, मान लीजिए गांव है, तो इस गांव में 50 किसान हैं, तो 50 किसानों के पास जमीन का जो बंटवारा हो रखा है वो अलग अलग साइज के हिसाब से होता होगा, कुछ इस तरीके के। तो ये अलग अलग जो आपके लैंड होल्डिंग्स होती हैं वो इस तरीके की लैंड होल्डिंग्स है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, बट नॉर्मली देखा जाएगा तो देयर आर 4 टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। सबसे पहली होती है लार्ज, दूसरी होती है मीडियम, थर्ड होती है स्मॉल, एंड फोर्थ होती है मार्जिनल। ये 4 तरीके की लैंड होल्डिंग भारत में काम करती है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और मार्जिनल, ठीक है। लार्ज लैंड होल्डिंग में लिखिएगा 10 हेक्टेयर प्लस, 10 हेक्टेयर से प्लस, 5 से 10 हेक्टेयर, 1 से 5 हेक्टेयर और लेस देन 1 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर, ये आपकी 4 आपकी लैंड होल्डिंग्स होती है। मार्जिनल को बोलते हैं हिंदी में सीमांत, ठीक है, सबसे जो छोटी होती है वो लैंड होल्डिंग्स आपकी कहलाती है सीमांत लैंड होल्डिंग्स, मार्जिनल।
इसका मैं डेटा दे देता हूं, लिख लीजिए। सबसे ज्यादा कौन सी होगी इसमें लॉजिक, क्या लगता है आपको? लॉजिकली देखा जाए सबसे बड़ी वाली तो कमी आपके घर में है किसी के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होती किसी के पास। 10 हेक्टेयर का मतलब करीब करीब 22 एकड़ है। 22 एकड़ किसी के पास नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। बट लॉजिक बात है, 10 हेक्टेयर की जमीन। तो आपको मैं डेटा देता हूँ, लिख लीजिए। लार्ज के आगे लिखिए 2.1%, लार्ज के आगे 2.1%, फिर 12.4%, 20.5%, तो 20, 12 और 2 यानी 20, 12, 42, 32 और 2 34%, यही हुई। बची कितनी आपकी? लगभग 64, तो अराउंड 63% लिख लीजिए मार्जिनल। मार्जिनल उसके पीछे के रीजन होते हैं भाई। अगर भाई सिंपल है ये तो, उससे वो कॉमन होता है ना यार। भाई ये एक जमीन है, मैंने क्या बताया, एक फार्मर है, उसके पास है, उसकी शादी हुई, लॉजिक है, दो हिस्सों में बंटवारा। मान लीजिए अगर कल को बंटवारा होता है तो कल को इनके क्या हुए, दो बच्चे हो गए मान लीजिए, तो लॉजिक अब हिस्से कितने होंगे? दो हिस्से फिर से निकलेंगे, नहीं भी निकले चलो इन्होंने एक एक आपस में बांट लिया। अब इनकी जब शादी होगी तो इनके भी दो दो बच्चे हुए, तो यहाँ पे अब ये लैंड होल्डिंग का बंटवारा यहाँ होगा और ये बंटवारा होगा। कल को इनके हुए तो फिर ये लैंड होल्डिंग इस वाले के दो हिस्से होंगे, समझ रहे हो दिक्कत? तो ये जो पीढ़ियां चली आ रही जनरेशन टू जनरेशन, उसी में इसी का तो बंटवारा होता चल रहा है, ये प्रॉब्लम हुई। तो इसीलिए इंडिया में कितनी बचेगी लास्ट में? छोटी छोटी जमीनें बचती हैं। ये सबसे बड़ी इंडिया का फेल्योर है एग्रीकल्चर का, कि इंडिया में जो प्रोडक्ट होते हैं, फूड प्रोडक्ट, बहुत तेजी से नहीं हो पाते। उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्मॉल साइज। क्योंकि बड़े बड़ी साइज की लैंड होल्डिंग्स होती है तो बड़ी बड़ी मशीनरी को लगाना बड़ा आसान होता है। यहाँ पे छोटी छोटी होगी तो छोटे में क्या लगेगा? ट्रैक्टर भी ढंग से नहीं घूम पाएगा। भाई ट्रैक्टर देखियो, ट्रैक्टर तो देखियो। तो ट्रैक्टर आपने देखा होगा जमीन पे यहाँ से लेकर के जैसे यहाँ तक आता, फिर यहाँ मुड़ करके फिर यहाँ आना, फिर यहाँ मुड़ के, नहीं ऐसे होता है। तो सीधी बात है, तो जमीन कितनी बड़ी होनी चाहिए? बहुत बड़े बड़े जो थ्रेशर्स होते हैं या जो कटर्स होते हैं, उनको लाने के लिए बहुत बड़ी जमीन चाहिए। गांव देहात में उतनी नहीं है, हरियाणा पंजाब में है तो वहाँ पे भाई देखो, इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो रिटर्न आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनरी बुलानी पड़ेगी, उसके लिए जमीन भी तो बड़ी होनी चाहिए। अब भाई इस गांव में किसानी की दिक्कत है, क्या है यहाँ पर? ये वाला जो किसान है, यहाँ का जो मालिक है वो है शहर में, अर्बन एरिया में, वो खेती ही नहीं कर रहा है, तो उसकी जमीन ऐसे पड़ी होगी कि नहीं? अब इस किसान की सोचिए क्या होगी? छोटी सी जमीन है तो छोटी सी जमीन में क्या खेती कर पाएगा? काम खत्म। प्रॉब्लम समझ रहे हो? इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर बोला था कि अगर इस बंदे को खेती नहीं करनी और आपका पूरा गांव सेटल कर गया, शहर कहाँ, शहर में सेटल कर गया है, तो आप एक काम करो, ये जो जमीन है ये जमीन इसको दे दो या इस जमीन को सरकार को दे दो। दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसको या सरकार को देंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सीलिंग। सीलिंग सुना है आपने? जोतबंदी या चकबंदी सुने हैं आप लोग? हाँ, तो ये चकबंदी का पोर्शन होता है, वो इसी तरीके से सेटलमेंट किया जाता है। भाई एक गांव में 100 किसान है, 100 में से 40 किसान है जो खेती नहीं कर रहे हैं, तो जो 40 किसान की जमीन तो होगी गांव में, उस 40 किसान की जमीन को 60 में बांट दो, तो पूरी गांव की जमीन सेटल भी हो गई और जमीन के पैसे भी। अब सारा खेल इसमें, प्रॉब्लम बस ये है क्योंकि जो जमीन है ना वो रिलीजियस सब्जेक्ट है। भाई जमीन को हम क्या मानते हैं? माँ नहीं, धरती हमारी माँ है। तो सीधी बात है, अब धरती जो माँ है तो उसको बेचना पॉसिबल है थोड़ा सा? अभी गांव में आप चले जाओ, अपने घरों में आप जो बता रहे अभी बता रहे बीघा जमीन है, गांव चले जाओ, आपके दादा होंगे, आप ताऊ होंगे, उनसे बोलना जरा मेरे इससे एक जमीन दो, और जब बता दो कितनी है जरा मुझे निकालनी है, मार्केट के रेट पे बेच देनी है, फिर आपको समझ में आएगा। कभी बेची आपने जमीन गाँव में? हाँ, गाँव में जमीन बेचने पे ना मर्डर हो जाते हैं। आप समझ जाओ क्या सिचुएशन है, तो प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो ये बंदा अपनी जमीन अगर बेचने पे राजी हो जा रहा है तो सिचुएशन समझिएगा क्या होगी। प्रॉब्लम समझ रहे हो? ये दिक्कत यहाँ पे आपकी आ रही है। खैर, नेक्स्ट। अच्छा ये तो डेटा आ गया आपका। हाईएस्ट, लेकिन इसी में सीलिंग, इसी में लैंड होल्डिंग में हाईएस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़ा साइज कहाँ पर है? सबसे बड़ा साइज है आपका नागालैंड में, 6.2 हेक्टेयर। लैंड होल्डिंग का सबसे बड़े बड़े साइज नागालैंड में 6.2 हेक्टेयर। फिर आता है पंजाब 3.7। कहीं की जमीन छोटी हो लेकिन अगर लोग भी नहीं है तो जमीन का साइज बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? भाई राजस्थान में लैंड होल्डिंग बड़ी बड़ी होंगी लेकिन वो यूज को नहीं कर सकता ना, पर पर्सन। नागालैंड, पंजाब, अरुणाचल 3.5 हेक्टेयर। सबसे कम है केरल में 0.2, लक्षद्वीप में 0.27, नेक्स्ट
एवरेज लिखो पर पर्सन लैंड होल्डिंग्स, एवरेज पर पर्सन लैंड होल्डिंग्स इंडिया में हर व्यक्ति के पास एवरेज कितनी है, तो वह 0.48 हेक्टेयर, 0.48 हेक्टेयर ये पर पर्सन जमीन है, 0.48 हेक्टेयर। सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड है जम्मू कश्मीर में, बंजर भूमि, सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड है जम्मू कश्मीर। इंडिया हैज 11% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जमीन का 11% भारत के पास है। एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहा हूं। वैसे दुनिया के क्षेत्रफल का इंडिया कितना है, 2.4% है। ठीक है, ध्यान से समझो जरा, दोनों में अलग फर्क है। अगर मैं टोटल जमीन की बात करता हूं तो उसमें इंडिया 2.4% कंटेन करता है। ठीक है, और अगर ध्यान से, और अगर मैं आपको एग्रीकल्चरल लैंड की बात करता हूं तो वो कितना बता दिया मैंने, कितना 11% है। लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की लगभग कितनी है, 17.9%, 18%, समझो। तो 17.9% दुनिया की आबादी है, कुल जमीन 2.5% है पूरी दुनिया का, और एग्रीकल्चर की पूरी लैंड का 11%। तो 11% पूरी दुनिया की जो जमीन है वो 18% आबादी को न्यूट्रिशन दे रही है। दिक्कत समझ रहे हो, ये है बर्डन, ये है प्रॉब्लम इंडिया में। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड को इसलिए करके। नेक्स्ट, लैंड इरोजन समझते हो, लैंड इरोजन, मृदा संक्षरण, संक्षरण करके बोलते हैं जो, वो लैंड इरोजन में। ठीक है, तो वो छोड़ दे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि सबसे ज्यादा इरिगेटेड क्रॉप कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है, शुगर केन। याद है, डेटा लिखवा लिया गया था ना पूरा, ठीक है, हो गया था पूरा, ठीक। लास्ट हेडिंग डालिए, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, जल उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, कितना पानी अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान से, ध्यान से एक चीज समझ लीजिए, जो पानी होता है वो आपका दो तरीके से होता है। पहला होता है इनलैंड और दूसरा होता है रनिंग वाटर। नोट करते चलिए, रनिंग वाटर, इनलैंड दो होते हैं, एक होते हैं लो डेप्थ वाटर, लो डेप्थ, और एक होते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है, रनिंग वाटर जो होते हैं, ऑब्वियस बात है, ये आपके मेनली कहाँ होते हैं, रिवर्स में, नदियों में। लो डेप्थ अंडरग्राउंड वाटर। अगर मैं डेटा आपको बता दूं तो डेटा आपका इंडिया में 18.1869 बिलियन क्यूबिक, टोटल 869 बिलियन मीटर क्यूबिक, इतना पानी है भारत में, 1869 बिलियन मिलियन क्यूबिक। इसमें से 1123, ध्यान से, 1123 ये रनिंग है, ये हमारे काम का नहीं है। जो लो डेप्थ है ये है 623, ये हमारे काम का है। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के बिल्कुल ही नीचे, वो पानी हम लोग यूज नहीं कर सकते ना, हम लोग नॉर्मली निकालते क्या 300-400 फीट पे निकालते ना, तो वो केवल ये 623, डेटा सेम लिखना, यूनिट सेम है, बिलियन क्यूबिक मीटर, इतना पानी हमारे यूज का है, बिलियन क्यूबिक मीटर। अच्छा, ऑब्वियस सोर्स की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है पानी के लिए, बस पानी, सीधी बात है, रेनफॉल, बारिश ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक बात है, दूसरे पे नदियां होती हैं, नदियों के पानी को डायरेक्टली तो यूज नहीं करते तुम, तो घरों में नदी का पानी आता है क्या, नहीं आता ना। हमारे घर में कौन सा पानी आता है, गंगा वाटर जो सप्लाई आता है, गंगा वाटर भी कहीं से तो आ रहा होगा ना, तो हमारे घर में तो डायरेक्टली नहीं है ना, फर्क समझ में आ रहा। और जब जरूरत नहीं पड़ती है तो फिर क्या होता है, समरसेबल, मोटर ऑन करनी पड़ती है। ठीक, समरसेबल समझते हो सब लोग, ठीक। एवरेज रेनफॉल लिख लो भारत का 117 सेंटीमीटर, एवरेज रेनफॉल 117 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल भारत का। सबसे कम बारिश कहाँ होती भारत में, जगह का नाम है लेह, लिख लीजिए, मिनिमम रेनफॉल लेह, लेह सुना है, आजकल झगड़ा चल रहा है। हाईएस्ट रेनफॉल ऑब्वियस से कहाँ होती है, लद्दाख, अरे मासिन नाम, चेरापूंजी,
दिमाग में लेह लद्दाख इतना बवाल चल रहा है इस समय, देख रहे हो जो वांगचुक उनकी साहब की वाइफ है जो सुप्रीम कोर्ट चली गई, पता है ना लद्दाख का इशू क्या चल रहा है, क्या इशू चल रहा है? नॉर्मल लद्दाख यूटी है ना आपका, तो यूटी की जगह उसको क्या बनाना चाह रहे हैं, स्टेट बनने के लिए, सिंपल नॉर्मल स्टेट के लिए, ठीक। उस वीडियो आएगी देखिएगा उसको। चलो नेक्स्ट आओ। प्लान्स, गवर्नमेंट का एक प्लान है, गवर्नमेंट का एक प्लान है, उस प्लान का नाम है जल ग्राम योजना। बहुत स्पीड में आपने कवर किया है आज का टॉपिक, काफी स्पीड में देख रहा हूं मैं, डेटा कट 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 जा रहा है आगे। जल ग्राम योजना, जल ग्राम योजना पहला। दूसरा सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद, तीनों पे है शॉर्ट नोट, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तीसरा है हर घर जल नल, ऐसे कुछ है, हर घर नल या हर घर जल ऐसे करके कुछ एक प्लान चेक कर लेना। हाँ ये हर घर नल है शायद, हर घर नल, हर घर नल प्लान योजना। सबके घर में नल, नल यूपी में लगवाए गए थे, तो वहां देखे अभी डेटा आया है, वो सर्वे कर रहे थे दैनिक जागरण वाले, तो वहां देख रहे थे कि नल लग गया, पानी नहीं आया, खाली हर घर नल है, इसका मतलब हर घर में नल लगना चाहिए, बात खत्म होगी। नल में पानी आया ना उससे मतलब नहीं है, नल लगना चाहिए। तो इसको लेकर के जागरण वाले पहुंचे थे, तो वो सर्वे वर्वे कर रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कि खाली नल नल लगाए, पानी नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा झगड़े वाली बात थी। यूपी में थोड़ा कहने वाली बात भी हो जाती है। खैर, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट तो बाद में आएगी आपके। हाँ शॉर्ट नोट्स लिखिए, बोल देता हूँ उसको करना है आपको। सही पहुंचे आज हम लोग। पहला लिखिए, फर्स्ट पूसा, पूसा PWSA, पूसा, ये ब्रीड्स है चावल की। दूसरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, स्टार लगा लीजिए, बहुत काम का है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये हर साल का इंडेक्स है। डीडी किसान, डीडी किसान जो चैनल है, डीडी किसान। केसीसी, किसान क्रेडिट, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था आपको, किसान क्रेडिट कार्ड, इतनी बार क्वेश्चन आया है, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर केसीसी। नेक्स्ट किसान, केवल नाम है किसान, ये ऐप है, मोबाइल ऐप है किसान। क्राई प्रोटीन, CRY, क्राई प्रोटीन। पंधारा विकास परियोजना, पंधारा विकास परियोजना, पंधारा विकास परियोजना। ट्रॉपिकल लेग्यूम 3, ट्रॉपिकल लेग्यूम 3, ट्रॉपिकल लेग्यूम 3। रेड सब्सिडी, सब में छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं आपको, ऐसा नहीं है सब ऐसे 60 70 80 वर्ड के, बहुत लंबे लंबे नहीं। रेड क्या सब्सिडी, रेड सब्सिडी, रेड सब्सिडी होती जो मैंने तुमको कल बताया था, झगड़े वाली सब्सिडी दिया था अमेरिका वाला, तुम लोग को बताया था अमेरिका सब्सिडी दे रहा अपने फार्मर्स को 7 रुपए, याद है कुछ? तुम ही लोग थे, कौन बेचता, तुम लोगों को याद है? तो इंडिया झगड़ा कर रहा है कि इतने महंगे नहीं देनी चाहिए, तो वो रेड सब्सिडी, बैन सब्सिडी होती है। इस तरीके से अगर आपके पास पैसा, सिंपल है, तुम्हारे घर में 1 लाख रुपया है, तुम गए मार्केट में, तुम मार्केट से सारा प्याज उठा लाए, ओनियन, मार्केट में ओनियन 1 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होगा, सब्जी मंडी में जो लगता है उठा लाए। अब समझिए, आप सबको प्याज की किल्लत हो गई, अब आपने क्या किया, मार्केट में धीरे धीरे करके 10 किलो प्याज उतारा, अपना एक बंदा बिठा दिया, 10 किलो प्याज उसको आप बोले कि अब तू बेच। तो सीधी बात है, जब मार्केट में कहीं प्याज नहीं बिकेगी तो वो जो मन करेगा उसके बेचेगा हिसाब से। तो दिस इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। ये बहुत गलत चीज होती है, अच्छी चीज है क्या लगता है आपको भाई? इस इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जियो, वो यही कर रहा है, सबके हाथ से पहले क्या छीना, मोबाइल सारे कनेक्शन हटवाए, फिर किसका कनेक्शन दे रहा? जियो का। अभी केवल एयरटेल, अभी एयरटेल निपट गया है, मैं गारंटी ले रहा हूं, जियो आपका 1000 रुपए का प्लान कर देगा महीने का। क्या करोगे?
भाई रोक रहा है एयरटेल, तब भी थोड़ा बहुत तो भाई ठीक है। अब सरकार, इसीलिए इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जिसका काम होता है भाई साहब रोकना, गया ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे थोड़ी हो गया हिसाब किताब। इसीलिए तो ये रेट सब्सिडी बाकी देशों के लिए बहुत बुरी, जो देश अपने कैपेबल हैं ठीक है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो देश जिनके साथ गरीबी है उनके साथ बहुत दिक्कत है, उसमें हम भी आते हैं भाई, सीधी बात है। आप अपने किसानों को 10 रुपए भी देंगे, 2 करोड़ किसान है, 20 रुपए 20 करोड़ रुपए लग गए, लेकिन हमारे यहाँ के कितने किसान, 70 करोड़, 70 करोड़, 1 रुपया भी दिया तो 70 करोड़, डिफरेंस समझ रहे हो कितने का, 10 गुने का फर्क पड़ता है यार। तो पॉसिबल है, अगर हम 10 रुपए पे आ गए तो हमें कितनी देनी पड़ेगी, 700 करोड़। आप कितना दे रहे हो, 20 करोड़, फर्क दिख रहा है कितना का फर्क है बताओ। अगर हमें बराबरी पाना तो हम 700 करोड़ कैसे देंगे, तो सीधी बात हमारा माल बिकेगा ही नहीं मार्केट में। जब नहीं बिकेगा तो आप बाहर मार्केट से, ये नुकसान है। तो मोनोपोली खत्म करने के लिए तो रेट सब्सिडी डब्ल्यूटीओ का टर्म है। और लास्ट है मोनसेंटो। मोनसेंटो, मोनसेंटो सुने हो तुमने, वो सुना है कोविड में बड़ा फेमस टर्म था, तुमको अलग किया जाता था जो अलग कमरे में रहते थे, क्या बोलते, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन जो वर्ड है ये आपको सुना ही, आपने इधर दिया होगा कोविड में, बट क्वारंटाइन जो वर्ड है ये आया हुआ है पुराने समय से। पुराने समय का मतलब 90s में, जब दुनिया भर से कोई भी क्रॉप इंडिया में लाई जाती है, वर्ल्ड में कहीं पे भी लाई जाती है, तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे वो चेक की जाती है। अगर वो वहां के क्लाइमेट के हिसाब से ठीक है तो बढ़िया, और अगर नहीं है तो उसको वहीं से वापस कर देते हैं। भाई दुनिया भर में बहुत सारी फसलें होंगी जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है ना, अगर हमने अपने यहाँ उगा ली तो समस्या हो जाएगी। ऐसा इंडिया में पहुंचाई गई थी बाई यूएसए, कांग्रेस ग्रास, गाजर घास थी, वो इंडिया में इसीलिए पहुंचे। उत्तराखंड में भर भर के आपको वहां पे मिलेगी, व्हाइट कलर के फूल होते हैं छोटे से, वो हर जगह, उसको उठा करके ऐसे करके उखाड़ो, कहीं और फेंको, जहां गिरेगी 10 दिन बाद जाओ वहां उग गई। वो इतनी खतरनाक वाली होती है, और सबसे ज्यादा क्या है, कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर करती है, स्मेल करती है। वो व्हाइट कलर के फूल होते हैं छोटे छोटे, तुमने देखी होगी जनरली झाड़ियों वाड़ियों में लगी होती है। तो वो ग्रास हमने मंगाई नहीं, तो अमेरिका ने भेजी थी हमें चुपके से, जब इंडिया में दिक्कत हुई थी ड्रॉट की, तो इंडिया गेहूं मंगाया था अमेरिका से, तो उस गेहूं में चुपके से वो ग्रास भेज दी गई थी। तब हमारे पास क्या नहीं थी, क्वारंटाइन लैब नहीं थी। क्वारंटाइन अब समझ में आया, तो क्वारंटाइन एक लैब होती है एयरपोर्ट पे, जो क्या करती है, डिस्टिंग्विश करती है, डिफरेंट करती है किसको, जो वहां से सामान आ रहा है, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे कोई आपकी जैसे नहीं मूवी वगैरह में देखे हॉलीवुड की, कि जो ऊपर से आते हैं एलियन, उनको पहले चेक किया जाता है कि वहां रह पाते कि, लेकिन नहीं रह पाते, वो तोड़ ताड़ के बाहर भाग जाते हैं, तो फिर हीरो जाता बचा के लाता, उसको नहीं पीट पाट के ला के अंदर बंद करता है। अलग लेवल के चलते हैं वहां पे एवेंजर टाइप के। इंडिया में मुंबई मुंबई बचाया जाता है, क्रिस कौन सी थी, वो मुंबई मुंबई बचा रहा था, उसके ऊपर अटैक होने वाला था। फर्क देख रहे सोच का, जब आपके पास 1000 करोड़ रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप दुनिया बचाएंगे एवेंजर्स टाइप की, और जब आपके पास 100 करोड़ हो तो मुंबई मोहल्ला उल्ला बचाओ अपना, सही रहेगा हिसाब किताब। ठीक है, तो क्वारंटाइन लैब आपके पास सॉरी मोनसेंटो या होती, याद रखिएगा, ठीक है। बीटी समझते हो, बीटी कॉटन, जीएम सीड समझते हो, देखो आ गया, मेरे को 10 बजे बोला था ना। ठीक है चलिए, धन्यवाद। यहाँ तक की कहानी आज आपकी समाप्त होती है।